आज हम इंडियन पैनल कोड 1860 का चैप्टर 2 सेक्शन नंबर 6 से 16 तक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 1 से 5 तक के प्रोविज़न्स पढ़े थे। एक रिवीजन कर लेते हैं इससे पहले के सेक्शंस का। सेक्शन 1 कहता है टाइटल एंड सॉल्ट एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड। सेक्शन 1 कहता है कि इसका नाम इंडियन पैनल कोड है, ये संपूर्ण भारत में लागू है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग आईपीसी है जिसे रणवीर पैनल कोड कहते हैं। सेक्शन 2 कहता है कि भारत के व्यक्ति के द्वारा भारत में या भारत से पार कोई अपराध किया जाता है तो उसे आईपीसी के तहत पनिशमेंट दिया जाएगा। सेक्शन 3 कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक अगर विदेश में रहता है और विदेश में रह के वो अपराध कारित करता है तो उस पर आईपीसी के प्रोविज़न्स अप्लाई होंगे। सेक्शन 4 कहता है भारत में कोई भी अपना शिप है, प्लेन है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, क्रिमिनल किसी व्यक्ति के द्वारा अगर उस पर कोई ऑफेंस किया जाता है तो उसे आईपीसी के तहत दंडित किया जाएगा। सेक्शन 5 कहता है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का अगर किसी ऑफिसर, सेलर या सोल्जर के द्वारा कोई इम्यूनिटी और डिसिशन किया जाता है तो आईपीसी उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा। उनकी अपनी अलग प्रोसीडिंग्स होंगी जो नेवी, आर्मी या एयरफोर्स में लॉज में अप्लाई होती हैं। आज हम सेक्शन 6 के बारे में पढ़ेंगे। आईपीसी का जो सेक्शन 6 है वो ये कहता है जनरल एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 2 आईपीसी का चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन, इसे इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहते हैं। ये इट इज़ अ की ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ होल कोड। ये पूरी आईपीसी में जो भी वर्ड्स यूज़ होंगे, टर्म्स यूज़ होंगी, जो भी एक्सप्रेशन होंगी, उन वर्ड्स का क्या यूज़ होगा पूरी आईपीसी में, इसके बारे में बताता है। आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, सेक्शन 6 ये कहता है कि आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस हैं, पैनल प्रोविज़न्स हैं, इलिस्ट्रेशंस हैं, इनको डिस्क्राइब करता है। आईपीसी के सेक्शन 6 में 3 बातें सामने आती हैं। पहली, ऑफेंसेस की डेफिनेशन। सेकंड, पैनल प्रोविज़न्स क्या है वो बताता है। और इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि एग्जाम्पल, ऑफेंसेस से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दिया जाता है या पैनल प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, उसे इलिस्ट्रेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेप है, सेक्शन 300 में रेप को डिफ़ाइन किया गया है और सेक्शन 302 में पैनल प्रोविज़न दिया गया है कि जो व्यक्ति रेप करता है उसको क्या सज़ा मिलेगी। इसी तरह सॉरी स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक होगी। सेक्शन 300 मर्डर को डिफ़ाइन करता है और सेक्शन 302 ये बताता है कि मर्डर करने वाले व्यक्ति को क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो जो पैनल प्रोविज़न हो गए वो सेक्शन 302 में डिफ़ाइन किए गए हैं और जो ऑफेंस की डेफिनेशन है वो सेक्शन 300 में डिसाइड की गई है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है कि रेप का आईपीसी का सेक्शन 375 रेप को डिफ़ाइन करता है, जबकि जो इसका पैनल प्रोविज़न है वो 376 में है। इलिस्ट्रेशन में लॉ की जो लैंग्वेज होती है लीगल, वो काफ़ी टफ होती है, तो स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स के मेथड से समझने में आसानी रहती है। तो जितने भी इलिस्ट्रेशंस होते हैं वो पैनल प्रोविज़न्स और ऑफेंसेस से रिलेटेड ही होते हैं। सेक्शन 6 ये कहता है कि
आईपीसी में जितने भी ऑफेंस हैं, पेनल प्रोविजंस हैं और इलिस्ट्रेशंस हैं, उनके साथ साथ हमें जर्नल एक्सेप्शन को ऑटोमेटिकली समझना होगा, जिसका उल्लेख आईपीसी के चैप्टर 4 से सेक्शन 76 एंड अबव में उसका प्रोविज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझाते हैं, जैसे मर्डर है, आईपीसी के सेक्शन 300 में कोई व्यक्ति अगर मर्डर करता है और उसका पेनल प्रोविज़न दे रखा है सेक्शन 302 में, तो दोनों सेक्शनों में ये कहीं नहीं लिखा कि 7 साल से कम उम्र के बालक या 7 साल की उम्र तक वाले बालक द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसके सज़ा का प्रावधान नहीं लिखा। लेकिन जर्नल एक्सेप्शन में ये चीज़ लिखी हुई है कि 7 साल के उम्र तक बालक के द्वारा किया गया कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा आईपीसी के तहत। तो जो अपन पूरे आईपीसी पढ़ते हैं उसमें जो ये जर्नल एक्सेप्शन के प्रोविज़न्स हैं, उन्हें हमें बार बार किसी सेक्शन में इनका उल्लेख नहीं किया जाएगा, ना ही वो लिखे होंगे। ये हमें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में रखना है कि जर्नल एक्सप्रेशन में जो बातें लिखी हुई हैं वो ऑटोमेटिकली हर सेक्शन के साथ अप्लाई होंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईपीसी के सेक्शन 379 में चोरी के लिए कहा गया है, तो अगर 7 साल के बच्चे के द्वारा कोई चोरी की जाती है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में मान जाएगी? आप अक्सर देखते होंगे कि छोटे बच्चे कभी मंदिर से पैसे उठा लेते हैं, या स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो किसी फ्रेंड की पेन ले आए, पेंसिल ले आए, रबड़ ले आए, तो ये सब अपराध की श्रेणी में थोड़ी आता है। ना ही कोई रूल लिखा हुआ है या प्रोविज़न लिखा हुआ है आईपीसी में। तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझना होगा कि 7 साल के उम्र तक वाले बच्चे या उससे कम उम्र वाले के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसका प्रोविज़न आईपीसी में नहीं है। सेकंड एग्जांपल है, जैसे पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर कर दिया है तो आप ये सोचोगे कि कोर्ट ऑर्डर देगी तब जाके पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तो अब पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ट्रायल होगा, ये भी नहीं है। बात ये है कि ये कुछ पावर्स दे रखी हैं, तो ये ऑटोमेटिकली पता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है और पुलिस ऑफिसर को अगर अथॉरिटी दे रखी है या फिर आईपीसी में कुछ लॉज बना रखे हैं कि ये क्राइम है, उसमें डिफ़ाइन किया गया है कि पुलिस ऑफिसर इन क्राइम्स पे किसी भी अभियुक्त को, क्रिमिनल को बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 7 सेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। सेक्शन 7 कहता है एवरी पर्सन विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड is used in every part of this code in conformity with the explanation। कहने का मतलब है सेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन, इस पूरी आईपीसी में एक वर्ड को, जैसे गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन आईपीसी में दे दी है, तो आईपीसी के जितने भी सेक्शन है 511 तक, तो उसमें जो सेक्शन में डेफिनेशन दी हुई है गवर्नमेंट की, वही गवर्नमेंट की पूरी डेफिनेशन आपको सारे सेक्शन पे अप्लाई करनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का आईपीसी के सेक्शन 17 में गवर्नमेंट को डिफ़ाइन किया गया है। गवर्नमेंट के अंदर हो गया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आईपीसी के 511 तक जितने भी सेक्शन है, जहाँ किसी भी प्रोविज़न में या पेनल प्रोविज़न में या ऑफेंस में कहीं भी गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ आया है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये मानना है कि जब सेक्शन 17 में गवर्नमेंट को एक्सप्रेस कर दिया है कि गवर्नमेंट का मतलब ये है, तो जितने भी सेक्शंस हैं उन सब में गवर्नमेंट का वही मीनिंग माना जाएगा, जब तक कि कोई अलग से नोट नहीं दिया गया हो कि इस सेक्शन में गवर्नमेंट का मतलब ये है। स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए? कहने का मतलब एक वर्ड को किसी एक सेक्शन में डिफाइन कर दिया तो उसे आगे किसी सेक्शन में
डिफाइंड नहीं किया जाएगा। एक एक्सप्रेशन को किसी एक सेक्शन में समझा दिया गया तो आईपीसी में जितनी बार भी उसका या उस एक्सप्रेशन या उस वर्ड का यूज़ होगा तो उसका एक ही अर्थ होगा। जेंडर, आईपीसी का सेक्शन 8 कहता है द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेट्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। ही एंड इट्स डेरिवेट्स का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये है, ही का मतलब क्या है? जेंडर में आप मेल और फीमेल दोनों आ गए। ही का मतलब यहाँ पे ही के साथ ही एंड इट्स ड्राइव में मतलब शी भी आ गया, हिज भी आ गया, हिम भी आ गया, हर भी आ गया। इनका एक ही मतलब। फॉर एग्जांपल है जैसे सीआरपी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविज़न दिए हैं, तो उसमें लिखा हुआ है एवरी पर्सन हैज़ टू मेंटेन हिज वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो हिज का मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए ये यूज़ हो गया। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स को मेंटेनेंस दिया जाता है वो सिर्फ सन देगा, डॉटर की भी ड्यूटी है। अगर फीमेल किसी पेरेंट्स के द्वारा अपनी डॉटर पे मेंटेनेंस के लिए क्लेम करता है तो उस डॉटर का भी राइट बनता है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस दे, अगर वो कैपेबल है, उसकी जॉब है और उसके माँ बाप अगर अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स आए हैं जिसमें कहा गया है कि मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सन और डॉटर दोनों की ही है। सेक्शन 9 नंबर। सेक्शन 9 पूरी तरह सिंगुलर नंबर का मतलब सेक्शन 9 unless the contrary appear from the context word importing the singular number and the word improving the plural number including the single number। सेक्शन 9 कहता है कि पूरी आईपीसी में कहीं भी सिंगुलर नंबर का मतलब प्लूरल नंबर माना जाएगा और प्लूरल नंबर का मतलब सिंगल माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैन जैसे किसी सेक्शन में मैन लिखा हुआ है तो उसका मतलब मैन भी होगा और मैंस भी होगा। तो मैंस का मतलब हो गया एक से अधिक। वुमेन लिखा हुआ है, वुमेन सिंगल लिखा हुआ है और अगर वुमेन्स आ गया तो एक से अधिक वुमेन्स आ गए। सेक्शन 10 मैन एंड वुमेन को डिफाइन करता है। द वर्ड मैन डोनेट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। द वर्ड वुमेन डोनेट्स ए फीमेल वुमेन बीइंग ऑफ एनी एज। कहने का मतलब ये मैन अर्थात पुरुष, एज चाहे उसकी कुछ भी हो, एनी एज लिखा हुआ है, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वह 18 साल का हो, चाहे वो 60 ईयर्स का हो, 80 ईयर्स का हो या 90 ईयर्स का हो। वुमेन के लिए भी ये चीज़ अप्लाई होती है, किसी भी एज की हो, चाहे वो 6 मंथ की हो, चाहे वो 1 ईयर की हो, चाहे वो 16 ईयर्स की हो, चाहे 18 की हो, 20 की हो, 40 की हो, 80 की हो, 90 की। एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। आईपीसी के सेक्शन 354 में एक मेल पर्सन के द्वारा कुछ फीमेल के साथ गलत ऑफेंस किया जाता है, तो जो मेल है जिसने उस 6 महीने के महिला के साथ या 1 साल की महिला के साथ दुष्कर्म किया है तो उस 6 महीने की महिला के गार्जियंस जो केस करेंगे, केस कर सकते हैं उस क्रिमिनल पे। तो वो क्रिमिनल यह कह के नहीं बचेगा कि ये तो 6 महीने की थी तो मुझे सज़ा नहीं मिलनी जाएगी। आईपीसी में सेक्शन 10 में साफ लिखा हुआ है वुमेन का मतलब होता है किसी भी उम्र की, चाहे वो 1 महीने की हो, चाहे 8 महीने की हो, चाहे 8 दिन की हो, तो वो इससे बच नहीं सकता, उस पर क्रिमिनल ट्रायल चलेगा। सेक्शन 11 पर्सन को डिफाइन करता है। द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी,
और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। सेक्शन 11 कहता है कि पर्सन शब्द के अंतर्गत हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, कोई भी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। जैसे अगर हम किसी भी कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन पे केस कर सकते हैं। और कंपनी है, एक किसी कंपनी पे अगर हमने केस किया तो इसका मतलब नहीं है कि वो पूरी कंपनी ही आएगी ट्रायल के लिए। कंपनी की तरफ से कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा और हम उस पर लीगल प्रोसीडिंग अप्लाई करेंगे। सेक्शन 12 पब्लिक। The word public include any class of the public और any community। पब्लिक को आईपीसी में डिफाइन किया गया है क्लास ऑफ पब्लिक। क्लास ऑफ पब्लिक का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स। जैसे ग्रुप ऑफ एडवोकेट, अब आप बोलोगे कि ये पब्लिक का है, जब एक से अधिक या 8, 10, 50 वकील एकदम इकट्ठे होते हैं तो वो एक पब्लिकली एक प्लेस पे इकट्ठे हुए हैं तो वो एक ही कम्युनिटी की हैं। तो क्लास ऑफ पब्लिक में वो ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स आ गए, ऐसे ही ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स भी हो गया। अब सेकंड है एनी कम्युनिटी। एनी कम्युनिटी में आ गए अपने ब्राह्मण कम्युनिटी आ गई, जाट कम्युनिटी आ गई, राज कम्युनिटी आ गई। सेक्शन 13। सेक्शन 13 को रिपील कर दिया गया है 1947 पे। सेक्शन 14। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट एनी ऑफिसर और सर्वेंट अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। सेक्शन 14 कहता है कि इंडिया में कोई गवर्नमेंट सरकार द्वारा या जिस पे गवर्नमेंट ने जिस भी ट्रिब्यूनल को अथॉरिटी दे रखी है और वो सरकार के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है तो वो सब पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे और सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट यही होते हैं कि या तो गवर्नमेंट के द्वारा उसे अपॉइंट किया गया हो या कोई भी ट्रिब्यूनल हो गई या फिर किसी भी निकाय को अगर गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी दी है कि आप नंबर ऑफ पर्सन्स को आप लोग मतलब ये पावर, मतलब गवर्नमेंट ने ये पावर दी है, किसी निकाय को अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट की तरफ से। जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ सेमी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो लोग एम्प्लॉयज़ को रखती हैं ना, तो वो उनके सर्वेंट हो जाते हैं। सेक्शन 15 को रिपील हो चुका है ब्रिटिश इंडिया। सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी रिपील हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।